हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सब? बढ़िया, मजे में, बिंदास। चलिए बढ़िया। तो अब हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, काइनेमेटिक्स चल रहा है अपना चैप्टर, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अभी हमने देख लिया एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, मोशंस ऑफ इक्वेशंस देख ली हमने। अब हम देखिए, और पिछले में देखा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों हम वो देख चुके हैं कि क्या बात है कि हमने नॉर्मल केसेस देखे हैं। उसमें हमने एयर के कारण जो रेजिस्टेंस लग रहा है या फिर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमने अभी तक नहीं देखा। तो आज हम उसी केस को लेकर हम अपना लेक्चर चालू करेंगे, उसके बाद रिलेटिव मोशन में जाएंगे, ठीक है, इन 1D। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये टावर से नीचे बॉल फेंकना, नीचे से ऊपर फेंकना। तो इन सब केसेस में हमने क्या है, जो एयर के कारण रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। मान लेते हैं हमारा ये ग्राउंड है, हमने ये बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल को हमने ऊपर फेंका। धीरे धीरे करते 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 बॉल जाते 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 यहाँ पे ग्रेविटी, जैसे कि हम जानते हैं पिछले लेक्चर में बता चुके, नीचे लग रही है, हमारी बॉल ऊपर जा रही है। अपवर्ड मोशन कर रही है, ग्रेविटी नीचे कर रही है, अपोज करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये ग्रेविटी जो हमारी बॉल है वो नीचे आने लगी, नीचे आने लगी। इस केस में हमारी ग्रेविटी तो बच्चों नीचे ही लग रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल भी हमारी नीचे रही थी, ग्रेविटी को सपोर्ट, ये बॉल के मोशन को सपोर्ट करेगी और नीचे आते थे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एट द एंड जिस वेलोसिटी से हम फेंके थे उसी वेलोसिटी से आके हमारी जमीन पे टकरा जाएगी, ठीक है। ये सब हमने देखा था। इस केस में हमने देखा कि टाइम निकाला था हमने, टाइम निकालने का फॉर्मूला हमने निकाला था 2h/g, या फिर हम कह सकते हैं ए नेट। 2h/a आया था हमारा फॉर्मूला, या फिर g आया था। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने बॉल को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ये बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ये बॉल को, फिर हमारी बॉल नीचे आ गई। तो टाइम ऑफ एसेंट का हमने फॉर्मूला देखा था कि टाइम नीचे से ऊपर तक जाने तक हमने फॉर्मूला निकाला था 2h/a आता है। तो ये हमने निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट जो है 2h/r, ठीक है। तो अब हम बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं, बॉल हमारी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी, बॉल जब हमारी ऊपर जाती है बच्चों देख रहे हैं, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो रेसिस्टेंस भी नीचे लग रहा है, क्योंकि जो एयर है हमारी, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस बॉल को के मोशन को अपोज कर देंगे, अपोज करेंगे मतलब नीचे तरफ लगाएंगे। ऐसे बॉल ऊपर जा रही है तो ये बॉल, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए हमारी ये एयर के मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉल ऐसे जा रही है तो ये इनसे टकराते जाएंगे, तो ऐसे ये किधर, तो ये हमारी बॉल ऊपर जा रही है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ, किसकी तरफ, नीचे तरफ की, नीचे तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो एयर के कारण जो रेसिस्टेंस है वो भी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है। तो यहाँ पे जो ए नेट आ जाएगा बच्चों, ए नेट क्या आ जाएगा, ए नेट हमारा आ जाएगा G प्लस ई। यहाँ पे क्या है, जो एयर का रेसिस्टेंस है वो भी नीचे लग रहा है, और ये जो ग्रेविटी है हमारी वो भी नीचे चल रही है, तो ए नेट आ जाएगा G प्लस ए, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट हमारा आ जाएगा, एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने तक का समय जो लग रहा है, तो ए नेट आ जाएगा 2h, हाइट में कोई चेंज नहीं, ए नेट यानी G प्लस ए। ये हमने केस देखा। अब टाइम ऑफ डिसेंट का केस देख लेते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट में क्या होगा, अब इस केस में क्या हो रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का, ऊपर से नीचे आने तक, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आ रहा है? अब बॉल हमारी नीचे आ रही है, एयर मॉलिक्यूल्स इधर है, तो ये ऐसे बार इसको चीरती फाड़ती आगे निकलती जाएगी एयर मॉलिक्यूल्स। तो एयर मॉलिक्यूल्स इस केस में कैसे ऊपर की तरफ अब फोर्स लगाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके नीचे आ रहे हैं, बॉल ऐसे आ रही, जब ऐसे पेनिट्रेट करेगी, इसको चीरेगी, तो यहाँ पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी तरफ, ऊपर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ है ये कोलिजन ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जी नीचे की तरफ है लेकिन एयर का रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस केस में जो है ए नेट, इस केस में ए नेट आ जाएगा G माइनस ए क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर का रेसिस्टेंस जो भी प्रोवाइड हो रहा है। तो इस केस में आ जाएगा अपना टी डिसेंट 2h/g माइनस ए, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये केस कैसा बन रहा है, एक
जब हमारी बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन या फिर क्या बोलते हैं ए नेट जो है वो नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ लग रहा है। पर जब हमारी बॉल नीचे आ रही है तो ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है ऑलवेज, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस के कारण जो इसमें अपोजिशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ए नेट अपना आ जाएगा G माइनस ए। तो फॉर्मूला आ गया ए एसेंट का और टी डिसेंट का। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, पर हो सकता है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, जेईई मेंस वगैरह में आते हैं, लेकिन इस बार क्या है, नीट में क्या है, कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस में ये सब पूछ सकता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कौन बड़ा होगा इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के कारण, एयर के अपोजिशन के कारण कौन सा वो है जो बड़ा होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है, देखिए G माइनस ए आ रहा है, लिख लेते हैं टी एसेंट और टी डिसेंट, इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन होगा। यहां पे देख रहे हैं G प्लस ए आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली बड़ी है तो टाइम कम हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ओरिजिनल से कम हो रहा है। G पहले अगर G लग रहा था तो G से और कम हो रहा है, तो नीचे वाली क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो ज्यादा होगा। बॉल नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगी उससे अधिक समय यहाँ पे क्या लेगी, नीचे आने में, तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है ज्यादा हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट कम हो जाएगा। इन दोनों का ये रिलेशन हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आ जाए, यानी कि नीट 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर फर्दर भी आप याद रख सकते हैं, ये एक कंडीशन बनती है जब हम ग्रेविटेशन में एयर के जो फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का ऑपोजिशन लग रहा है, उसको जब हम इसको कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे 2h/g नेट आ जाता है, या फिर ए नेट कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है, ऊपर जाने के केस में G प्लस है, नीचे आने के केस में G माइनस ए। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। 2D वाला जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लेन वाले में देखते हैं हम रिलेटिव। तो हम देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन 1D में देखेंगे, मान लेते हैं ये दो पॉइंट, एक ए, एक पॉइंट है बी, ए है और ये पॉइंट, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। अब इनको अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं तो ये आ जाएगा डी टी डी एक्स बी बाय डी टी माइनस डी एक्स ए बाय डी टी। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर जो है वो हम बाद में देखेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि मोशन इन प्लेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे तो हम काइनेमेटिक्स के पूरा चैप्टर जो है यूनिट है उसके अंदर में ये सब आता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके अलग अलग दो चैप्टर दिए गए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। अगर दो बॉडी है, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, ये एक ए है और ये अगर बी है, ये दो कार है, ट्रेन है, कुछ भी है, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगी। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डायरेक्शन। लेकिन यही अगर ये ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, या फिर इनका डिफरेंस लेंगे, माइनस लेंगे। अब
देखते हैं रिलेटिव। अगर आप ध्यान देंगे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है दो ट्रेन का केस, कि दो ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक में चल रही हैं, ये दोनों ऐसे चल रही हैं, एक 40 की स्पीड से, एक 20 की स्पीड से, लेट ये ऐसे चल रही हैं, एक की ब्लैक वाली ट्रेन, एक ब्लू वाली ट्रेन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वो कम नजर आएगी। ये अगर 40 चल रही है, ये 20 चल रही है, तो ये ऐसे ऐसे चलती जाएंगी। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है वही रिलेटिव यहाँ पे वेलोसिटी। देखिए 40 से ये भी चल रही है, 20 से ये चल रही है, तो इनके बीच में ये इसको ऐसे लगेगा, इस बॉडी इस वाले में जो बैठा है, कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है और इसको लगेगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रही है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर दोनों, एक ट्रेन इधर जा रही है बी वाली, ए वाली ट्रेन इधर जा रही है, अब दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हैं, तो इसमें क्या होगा, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी वी ए प्लस वी बी आ जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा अगर ये 10 की स्पीड चलेगी, मान लीजिए 20 की स्पीड चलेगी, अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो अंदर जो बैठे हैं उनको ये लगेगा कि स्पीड, इसकी स्पीड इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज है। आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे ट्रेन में जाते हुए या फिर कार भी में बैठे हैं, तो जब आप किसी को ओवरटेक का केस क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, किसी के ऐसे अपोज दूसरे डायरेक्शन में आते हैं, तो आपको लगेगा कि सामने वाली जो ट्रेन है वो बहुत तेज चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी भी ट्रेन चल रही, ये भी ट्रेन चल रही, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम डायरेक्शन में ले जाता है, लेकिन जब अपोजिट में होते हैं तो ऐसा लगता है रिलेटिव स्पीड, मतलब कि स्पीड की क्या है, ये बहुत तेज चल रही है। ठीक है, v रिलेटिव a विथ रिस्पेक्ट टू b है, ऐसे निकालते हैं। ये रिलेटिव b दिया है यहाँ पे और ये a, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लस और माइनस हम लेते क्यों, इसका भी एक ब्रॉड लेवल में लेते हैं। v रिलेटिव का मतलब होता है दो के वेलोसिटी का डिफरेंस, a विथ रिस्पेक्ट टू v वेक्टर हो गया। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर हम ले रहे हैं, ये अगर a विथ रिस्पेक्ट टू v हम ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारी एक ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन वाला हम केस देख रहे हैं, कौन सा, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं, इसको हम अभी तो नॉर्मल रिलेट करें, हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ये मान लेते हैं v a की स्पीड से ये ट्रेन इधर जा रही है, b वाली ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही है। तो इस डायरेक्शन को अगर हम x एक्सिस मानते हैं, ये x डायरेक्शन है, तो ये किधर जा रही है, प्लस i की तरफ। ये किधर जा रही है, माइनस i की तरफ। ये इधर जा रही है मतलब माइनस i डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये नेगेटिव। एक दूसरे के रेफरेंस में ले जाते हैं, एक को पॉजिटिव ले, उसके अपोजिट को माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में हम रिलेटिव निकालते हैं v a विथ रिस्पेक्ट टू v, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो उनके डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो वी ए को हम लिख सकते हैं वी ए आई कैप माइनस, और ये किधर जा रही है, माइनस वी वी आई कैप। तो यहां से देख रहे हैं वी ए आई कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो ये आ गया वी वी आई कैप। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि क्यों हमने दो वेलोसिटी, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो कार ट्रेन चल रही हैं, तो हम उनको वेलोसिटी को क्यों ऐड करते हैं, क्यों सबट्रैक्ट करते हैं, ये इसी तरह आ जाता है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है, वी रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला यही होता है, वी ए माइनस वी बी, या फिर अगर ए रिस्पेक्ट टू बी दिया है तो वी ए माइनस वी बी, बी रिस्पेक्ट टू ए दिया है
तो वी बी माइनस ए, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसके माइनस के बाद। जैसे वी ए वी बी है तो वी ए आगे आ जाएगा, फिर माइनस वी बी आ जाएगा। यही अगर लिखा होता वी, अगर ये लिखा होता वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी पहले आ जाता, फिर उसके बाद माइनस में वी आ जाता। ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो यहाँ पे ये माइनस डायरेक्शन नहीं आता, तो ये माइनस हटता नहीं, तो इसीलिए अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो दो के वेलोसिटी का डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है दो की वेलोसिटी के रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, एडिशन फॉर्म में आ जाती। हमें ऐसे लगता है कि ये दोनों ऐड हो रही हैं, ठीक है। अगर अब ये देखा हमने, अब इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस पे दो केस हो सकते हैं। ये दोनों जो हैं, ये टू पार्टिकल या फिर कार, ट्रेन ट्रेवल्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन विथ जीरो एक्सेलरेशन। अगर ये जीरो एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, हम वी रिलेटिव कैसे निकालेंगे, एस रिलेटिव, उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है न्यूमेरिकल के लिए। अगर अब यहीं पे आ गया क्वेश्चन कि इफ ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई एक बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही है, दूसरी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी एक में एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता जा रहा है, पर वो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लगाने मोशन की कंडीशन ही होती है कि जो हमारा एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है कि एक की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, दूसरे का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन काम ही है वेलोसिटी में एड अप होते जाना, तो वेलोसिटी बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाएगा, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अपोजिट एक्सेलरेशन लगा उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो वो अपोज करता जाएगा। तो इसके लिए क्या निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है, बस यहाँ पे केस लग जाएगा रिलेटिव, रिलेटिव और रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव केस लगे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। रिलेटिव मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हो जाएगा, और रिलेटिव रिश्तेदार वाला नहीं कि आप समझ ले रिश्तेदार, रिश्तेदार भी मतलब वही होता है इसके ए विथ रिस्पेक्ट टू आपके रिश्तेदार। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, तो रिश्ता सकता है रिश्तेदार आपके जले। यही अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वही रिश्तेदार मुंह बनाएंगे, बोलेंगे इससे कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए ढंग से पढ़िए, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आसान से आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप अगर कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट जैसे कोटा वगैरह जा भी नहीं पा रहे हैं, तब भी आप घर से अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यही दूसरा इक्वेशन अगर आता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, हाफ रिलेटिव, अब फिर वही लास्ट वाली इक्वेशन भी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें भी रिलेटिव रिलेटिव ये टर्म लगा के हम ये अपना जो है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए, इसके ऊपर अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन। अब देखते हैं एक आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो बस हैं ए और बी जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ए की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, बी बस है उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे लिख देंगे
इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। इसमें क्या कहा गया है कि सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो हम इसको ले लेते हैं वी ए इक्वल्स टू 20 आई कैप और वी बी इज इक्वल्स टू 15 आई कैप। ठीक है, ये आ गया 20 आई कैप 15 आई कैप। ये हमें देखना है 20 माइनस 15 होल में दोनों आई कैप लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई यानी कि एक्स। ये आ गया वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब यही निकालने अगर हम वी बी ए, तो वी बी आगे आ जाएगा, बाद में ए आ जाएगा। आसान सा है, आप होशियार हैं। 15 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो ये आ जाएगा -5 आई कैप। ये आ गया -5 आई कैप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज -5, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज 5 मीटर पर सेकेंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, कह सकते हैं। ऐसा इसको लगेगा, भले सेम डायरेक्शन चल रहे इसलिए इसको लगेगा ये इससे पीछे जाती जा रही है ये। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2 ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर। दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई है 50 मीटर, ठीक है, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं। स्पीड उनकी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे नहीं लगेगी। नॉर्मल इक्वेशन जो मैंने बताया था उससे निकालेंगे। ठीक है, इफ वन ट्रेन ए, एक ट्रेन अगर ए है, ओवरटेक बी इन 40 सेकेंड। ए और बी ओवरटेक, ओवरटेक का केस क्या होता है बच्चों, ओवरटेक मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर एक वाला जो पहले वाली गाड़ी है जो पीछे चल रही थी वो उससे आगे चलने लगी, तो इसके लिए कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। यानी कि अगर ए भी इधर जा रही है, बी भी इधर जा रही है, तो उसको लगता है 40 सेकेंड। समझ में आ गया। वाइल क्रॉसेस, क्रॉसेस मतलब एक इधर जाए एक अपोजिट तरफ जाए, उस केस को बोलते हैं क्रॉस करना, उसमें लगते हैं इसको 20 सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, स्पीड निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, एस रिलेटिव बाय टाइम। एस रिलेटिव यहाँ पे कितना होगा, एक ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ 50, दूसरे की भी 50, तो दोनों की लंबाई कितनी हो गई 100, 50 + 50 100। टाइम कितना लग रहा क्रॉस करने में, 40 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी कितनी आ जाएगी, ये 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों जब ओवरटेक कर रही हैं, तो इससे पता चल गया वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा केस, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू लेंथ 100 बाय टाइम 20, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी इक्वेशन दूसरी। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं। तो वी ए प्लस वी बी, देखिएगा, प्लस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2.5, तो ये आ जाता है वी ए माइनस वी बी खत्म, और वी ए प्लस वी ए यानी कि 2 वी ए
इज इक्वल्स टू 7.5, वी ए इज इक्वल्स टू 7.5/2 यानी कि 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई कि 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 5 है, तो वी बी निकालना है तो ये आ जाएगा 5 माइनस वी ए हमारी आ गई है 3.75, तो 5 माइनस 3.75 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाली की ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 3.75 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाली की हो गई 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका वी बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझते जाइएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया है हमारे चैनल में, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम रिप्लाई करेंगे। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। आधे लोग तो इतना लंबा क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, पर ऐसा कोई बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, दो ट्रेन है ए और बी, जिन दोनों की लेंथ है 400 मीटर, मूविंग दो पैरेलल ट्रैक में है, ये दो ट्रैक्स हैं उनमें मूव कर रही हैं, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड बी। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले हम इसको फ्रेम बनाते हैं। ए जो है ये पहले है, बी हमारी पीछे चल रही है। अब बी वाले ट्रेन ड्राइवर है, उसने सोचा मैं इसको ओवरटेक करके जाऊंगा, एंड एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट किया। अब ये हमारी पिछले वाले इक्वेशन से नहीं हो पाती, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसने एक्सेलरेट करना चालू किया। तो इसको लगा टोटल 50 सेकेंड लगा, जब द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ए। देखो ये ट्रेन है अगर, तो इसका होता है इंजन में बैठता है ड्राइवर, पीछे होता है गार्ड, ठीक है, इसमें भी ड्राइवर इधर होगा, गार्ड इधर होगा। अब ये ट्रेन इधर जाएगी, तो ये आ गया कि इसीलिए इसमें लिखा है कि गार्ड जस्ट ब्रशेस द ड्राइवर ए, गार्ड वाला मतलब कि पूरी ट्रेन आगे चली गई। ये ट्रेन देखिए मार्कर कहाँ है, ये ट्रेन ए है, ये बी है, दोनों जा रही हैं। अब ये आगे निकल गई, और ये इसका गार्ड जो है और इसका ड्राइवर, ये गार्ड वाला इससे आगे निकलेगा, तभी ना हम कहेंगे ये ट्रेन इससे आगे हो गई, ये पूरी ट्रेन आगे निकल गई। समझ में आ रहा है? गार्ड ट्रेन के पीछे बैठता है, ड्राइवर आगे बैठता है, आगे चलाता है, ये गार्ड का काम होता है सिग्नल वगैरह देना, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इस सब केस के लिए इसको लगा 50 सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले चल रहे थे, इनमें कोई भी वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी 72 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये बेचारा सनकी अब सनक गया, बोला हम चलेंगे आगे। तो यू रिलेटिव जो अपना है वो है 0। हमको निकालना है डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका, यहाँ 70 दिया होता, 60 दिया होता, 80 दिया होता, इसका कोई मतलब नहीं था, केवल ये इसलिए बताया गया है कि ये दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। वहाँ कांस्टेंट भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट स्पीड सॉरी। तो u रिलेटिव इंटू टी, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ए रिलेटिव कितना है, ए वाला जो ड्राइवर है वो तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाएगी, लेकिन बी वाला जो है एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन बी वाला दे रहा है, ए वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब 0 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए रिलेटिव यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, u रिलेटिव 0, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बचा, s इक्वल्स टू हाफ
ए रिलेटिव टी का स्क्वायर, हाफ ये हो गया, ए रिलेटिव 1 दिया है और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आ गया 50 इंटू 50 बाय 2 कटा 25, तो ये आ गया 1250 मीटर। तो इससे हमें क्या पता चला, उन दोनों के बीच में द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ बी, मतलब ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी वो कितनी थी 1250 मीटर, 1250 मीटर। देख क्वेश्चन कितना बड़ा था, आधे इसी मीटर के, और सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। कॉन्सेप्ट पता तो आपको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला लाइए, चाहे इसको ट्रिक बनाइए चाहे आसान लिखिए। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में केवल हाफ ए टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू धड़ाधड़ रखिए और तुरंत लाइए। 50 का स्क्वायर ये तो निकालना आता ही होगा, जो 5 वाले डिजिट है, सिंपल सी बात है, इनको निकालिए, स्क्वायर हाफ कर दीजिए, 1250 हो जाएगा, सीधे दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में, सीधे आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए, जबकि क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो देखते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि बॉय स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट, एक लड़का है जो एक स्टेशनरी लिफ्ट, जो रुकी हुई लिफ्ट है उसमें खड़ा हुआ है, वो एक बॉल को ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जो स्पीड है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, उछालता है। तो अब वो बॉल उसने फेंकी यहाँ से, उछाली लिफ्ट से, और कितनी देर बाद वो बॉल अगेन उसके हैंड में, उसके हाथों में आ जाती है। तो ये पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी फ्लाइट पता करना है, ठीक है, क्वेश्चन से ये पता चल गया। फिर दूसरा केस दिया है कि अगर लिफ्ट जो है एसल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लगती है, और लिफ्ट की स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड द बॉय अगेन, अब वो लड़का है दोबारा बॉल को फेंकता है, फिर उसके बाद दोबारा वो हाथ में आती है उसके बॉल, तो इसमें इस दौरान क्या टाइम लगेगा दूसरे केस में। तो t इक्वल टू 2u/g होता है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे g क्या लेते हैं, ये एक्सेलरेशन नेट होता है, पिछले केस में बताया था, ये एयर वाले केस में भी बताया था, और u यहाँ पे u जो लेते हैं जो मैक्सिमम स्पीड से हम फेंकते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड से फेंकी, मतलब बॉल की जो वेलोसिटी है, इसमें लिफ्ट की वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। तो ये 2 इंटू 49/g यानी 9.8 ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अपना पहले केस का आंसर। दूसरे केस में क्या कहा गया है कि अगर लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो इसमें क्या होगा। यही लिफ्ट अगर एक्सेलरेट या रिटार्ड होती तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट में फर्क पड़ता है, यहाँ जी इफेक्टिव यानी कि एक्सेलरेशन इफेक्टिव जो होता है ये बढ़ता या तो घटता, उस हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट में भी फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जी तो कांस्टेंट ही है, मतलब कि एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लिफ्ट नहीं हो रही, तो जी ही लगेगा केवल, तो जी है। यू हमेशा क्या लेते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्पीड से हम फेंकते, फेंक तो अभी भी 49 की स्पीड से चल रहा है, फेंक तो अभी भी 49 की स्पीड से रहा है, भले लिफ्ट चल रही है, तो इसीलिए जो है दूसरे केस में भी आंसर यही आ जाएगा। इसमें लिख देंगे सिंस लिफ्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग so time of flight remain same। जैसे कि हम जानते हैं कि न लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही न रिटार्ड कर रही, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। दूसरे का भी आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बढ़िया पढ़ते रहिए बिंदास से, फुल एनर्जी से, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करते जाइए। अब हमारा फोकस क्या है, जो एग्जाम हमारा एग्जामिनर जो है वो क्या कर रहा है, फुल्ली फोकस्ड है एनसीईआरटी में। जैसे इस साल का पेपर देखे होंगे तो आप एनसीईआरटी फिजिक्स भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो डार्क किए हुए लाइन से उससे आ रहा है। तो एनसीईआरटी पढ़िए। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, सोचे हैं कि अगले लेक्चर से, सॉरी अगला जो लेक्चर है उसमें एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है
तो आज जैसे अपना चैप्टर पूरा हो गया, मोशन इन 1D पूरा हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया। इसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से आता है अपना लेक्चर अगला, मतलब कि चैप्टर आता है मोशन इन प्लेन। उससे पहले हम क्या करेंगे, मोशन इन 1D यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने पूरे क्वेश्चन किए गए वो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मोशन इन प्लेन चैप्टर चालू करेंगे। वैसे तो आता पूरा काइनेमेटिक्स के अंदर ही है, लेकिन एनसीईआरटी में पार्टीशन वाइज दिया तो हम इसीलिए एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, पसंद आता है हमारा लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा प्रोवाइड किया गया उसमें मैसेज करिए। कोई दिक्कत हो, कोई काउंसलिंग हो, कोई परेशानी हो, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो बढ़िया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आया दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।